नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 3 अगस्त 2026, दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार है, जिस वजह से शिव भक्तों के लिए यह दिन बहुत विशेष और पूजनीय माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत भी किया जाता है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो सबसे शुभ समय की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:54 तक का समय जो है वो आपके लिए शुभ रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 7:24 से लेकर सुबह के 9:05 तक का समय जो है वो अशुभ माना जाएगा, राहु काल का रहेगा। इस समय आपको नया और कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। 3 अगस्त को यानी कि आज पीएम आवास मार्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 3 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के विरोध में किया जाएगा। आपका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को E20 के साथ साथ सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि बिना विकल्प के नई ईंधन नीति लागू करना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध मार्च में शामिल होंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है 100 हफ्तों का नशा मुक्त युवा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को देश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। यह 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण करना है। अभियान के तहत हर रविवार को देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, वाकाथान, नुक्कड़ नाटक व अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नशे के खिलाफ संकल्प लेने और इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत होंगे। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। 3 से लेकर 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से लेकर 5 अगस्त तक 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कटक में जगतगुरु कृपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी और कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। 4 अगस्त को वे भुवनेश्वर से बरमामपुर पर ट्रेन यात्रा भी करेंगी और मां कंधूनी देवी मंदिर, तत्पानी शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भुवनेश्वर और कटक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया है। अब बात करते हैं कैट एग्जाम की। तो कैट 2026 की रजिस्ट्रेशन जो है 3 अगस्त यानी कि आज से शुरू होने वाली है। 29 नवंबर को होगा ये एग्जाम। आईआईएम समेत देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में एमबीए दाखिले के लिए होने वाली कैट 2026 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 15 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकेंगे। परीक्षा जो है एग्जाम 29 नवंबर को आयोजित होगा। माहिरों का कहना है कि कैंडिडेट्स को आवेदन करते समय अपनी पर्सनल जानकारी, एकेडमिक जानकारी, फोटो, प्रमाण पत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कैट स्कोर के आधार पर आईआईएमएस के अलावा कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश मिलता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दिल्ली स्थित आवास पर कथित हमले के बाद पप्पू यादव ने जताई हत्या की आशंका, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है, जिसे उन्होंने अपनी हत्या की सुनियोजित साजिश बताया। घटना के बाद उनके वकील ने आरोप लगाया कि लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों और सोशल मीडिया पर कथित रूप से सिर काटने पर इनाम घोषित किए जाने की शिकायतें देने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई। वकील के अनुसार मौके पर केवल 3-4 पुलिस कर्मी तैनात थे और सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती गई है। वहीं पप्पू यादव के मीडिया संयोजक ने दावा किया कि हमलावरों को रोकने के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई है। वो बेहोश हो गए थे, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने केवल राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे और कथित रूप से गायब हुए सोने चांदी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समर्थन बीच में ही नहीं आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि समर्थन बीच में नहीं आते तो उनकी जान जा सकती थी और पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। उल्लेखनीय है कि यह घटना के बाद संसद परिसर में राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़ी विपक्षी स्क्रिप्ट के बाद हुई है, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है। शिकायतें और एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान। कहा 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बुलंदशहर में दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता भाजपा के साथ है। बबीता चौहान ने जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल युवाओं को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा कांवड़ियों की सेवा को इंसानियत का उदाहरण बताया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने विधान भवन में डिजिटल लाइब्रेरी और पॉडकास्ट स्टूडियो का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित विधान भवन में डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक पॉडकास्ट स्टूडियो और विधान परिषद मंडल के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। इन नई सुविधाओं से विधायकों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की अगर बात की जाए तो अनाथ और असहाय बच्चों के लिए भविष्य की मजबूत आधारशिला बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ, निराश्रित और असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता और शिक्षा का सहारा दे रही है। योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 2500 की सहायता दी जाएगी, जबकि 12वीं के बाद सरकारी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को मासिक सहायता मिलती रहती है। इसके साथ ही मुफ्त शिक्षा, लैपटॉप, टैबलेट व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। योगी सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की नींव रखना है। वहीं यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ा एक्शन। मायावती ने 2 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धांत और बीएसपी में कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले दोनों से विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई हैं। मायावती ने एक्स पर उसकी घोषणा करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के चयन का अंतिम अधिकार उनके पास ही रहेगा और आकाश आनंद को लेकर फैल रही अफवाहों से कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो 3 अगस्त की अगर बात की जाए तो मानसून के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 अगस्त 2026 को यानी कि आज के दिन देश के 22 राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी, जिससे अधिकतम तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने, उमस बढ़ने की संभावना है। जलवायु के नजरिए से देखा जाए तो इस साल अगस्त में पूरे महीने में सामान्य से थोड़ी कम यानी कि दीर्घकालीन औसत की लगभग 94% तक बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ असम में बाढ़ की वजह से मृतकों की संख्या जो है 82 पहुंच गई है। 1.78 लाख लोग अब भी प्रभावित है। असम में हालिया बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि करीब 1.78 लाख लोग अब भी 7 जिलों में प्रभावित है। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया, लेकिन हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और बड़ी कृषि भूमि अब भी जलमग्न है। राज्य सरकार ने राहत पुनर्वास कार्य जो है वो तेज कर दिया। केंद्र ने 379 करोड़ की सहायता मंजूर की है और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के कारण 2 दिनों तक बाधित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा को रविवार से फिर शुरू कर दिया गया है। सुबह की अगर बात की जाए तो 3886 श्रद्धालुओं का पश्चिमा जत्था जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच में जम्मू से रवाना हुआ। उधमपुर के देवल पुल के पास मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को सीमित ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फिलहाल हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों को तय रोटेशन के अनुसार नियमित अनुमति दी गई है। इस यात्रा की सीजन में अब तक 4.50 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। बड़ी खबर रेल विभाग से आ रही है, जहां बिहार, बंगाल और झारखंड की 300 से अधिक ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 384 के बदल दिए गए हैं रूट। रेलवे ने मोकामा में पास गंगा नदी पर बने एक डबल लाइन रेल पुल को मुख्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक नॉन
इंटरलॉकिंग कार्य करने का फैसला किया है। इस दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली 300 से अधिक ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 384 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। इसके अलावा 56 ट्रेनों की अगर बात की जाए तो उन्हें आंशिक समापन और 67 ट्रेनों का आंशिक प्रारंभ किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। अगली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान के सवात में शांति रैली के दौरान भीषण विस्फोट हो गया, 7 की मौत होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सवात जिले में कबाल कस्बे में रविवार को शांति रैली के दौरान भीषण विस्फोट से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह रैली सवात अमन जरगा की ओर से क्षेत्र में शांति बहाल करने और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव दल ने घायलों को तत्काल निजी अस्पतालों में पहुंचवाया। सवात पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हमले की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के कारणों व हमले के पीछे जिम्मेवार लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी अभी तक नहीं ली। इसी बीच अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां कर्नाटक में आज कैबिनेट विस्तार संभव है, क्योंकि दिल्ली से तय होंगे मंत्री और सिद्धारमैया के करीबियों की होगी वापसी। कर्नाटक में लंबे समय से प्रतिष्ठित कैबिनेट विस्तार आज होने वाली संभावना है, जहां कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा तैयार किए गए संभावित मंत्रियों के पैनल पर अंतिम मोहर लगा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई मंत्रियों की सूची पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है, अब केवल औपचारिक मंजूरी बाकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने लगभग 20 विधायकों की अस्थायी सूची हाईकमान को भेजी है, जिसमें से 18 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है, जबकि 2 पद भविष्य की राजनीतिक जरूरतों के लिए खाली रखे जा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को मंजूर सूची लेकर बेंगलोर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद नए मंत्रियों के नामों की घोषणा और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय होगा। शपथ ग्रहण समारोह जो है लोक भवन के ग्लास हाउस में सोमवार शाम आयोजित होने की संभावना है। विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उन जिलों को प्रतिनिधियों को देने का जोर किया गया है जिन्हें अब तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। साथ ही कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद भी है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में शामिल रहे करीब 6 नेताओं की वापसी की संभावना भी है। वहीं रामलीला संघ ने रणवीर कपूर की रामायण मूवी को दी चेतावनी, कहा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। रणवीर कपूर अभिनीत और नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म रामायण पार्ट 1 की दिवाली 2026 पर रिलीज से पहले नई दिल्ली के श्री राम लीला महासंघ के निर्माता निमित मल्होत्रा को पत्र लिखकर फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की मांग की गई है। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का कहना है कि फिल्म को रिलीज से पहले उनके प्रतिनिधि मंडल को दिखाया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें ऐसा कोई दृश्य या संवाद तो नहीं है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि फिल्म में आपत्तिजनक या तथ्यों से छेड़छाड़ करने वाले दृश्य मिले तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने 2023 में रिलीज हुई आदि पुरुष विवाद का हवाला देते हुए कहा कि इस बार ऐसी स्थिति दोहराई नहीं जानी चाहिए। महासंघ का दावा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि इसके अनुसार फिल्म के कुछ दृश्य विवाद का कारण बन सकते हैं, इसलिए रिलीज से पहले आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। फिलहाल फिल्म के निर्माता निमित मल्होत्रा और निर्देशक नीतीश तिवारी की ओर से इस मांग पर कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां कॉमनवेल्थ गेम 2026 के दिन 11वें भर पैराटेक साइकिलिंग में भारत को झटका लगा है। लीशा दास पदक की दौड़ से बाहर हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 11वें दिन की अगर बात की जाए और अंतिम दिन भारत को पैरा ट्रैक साइकिलिंग में निराशा हाथ लगी है, जब 16 वर्षीय पैरा साइकिलिस्ट लीशा दास महिला C4 C5 1000 मीटर टाइम ट्रायल संपर्धा में पदक की दौड़ से बाहर होगी। इससे पहले वह 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट क्वालिफाइंग में 6ठे स्थान पर रही थी और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। अंतिम दिन भारत की उम्मीदें जूडो ट्रैक साइकिलिंग पर टिकी रही हैं, जबकि ट्रैक साइकिलिंग में दिनेश कुमार और हर्ष वीर सिंह शेखों ने 40 किलोग्राम पॉइंट रेस में फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे हैं। इसके साथ ही भारत का ट्रैक साइकिलिंग अभियान बिना किसी पदक के समाप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ 16 मेडल जीतकर भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एक ही दिन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक अपने नाम किए हैं और मेडल तालिका की अगर बात की जाए तो सूची की बात की जाए तो चौथे स्थान पर वो पहुंच गया। भारतीय मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 सोने के मेडल यानी कि स्वर्ण,
3 रजत में पदक जीते हैं, जबकि एथलीट्स, पैरा एथलीट्स और जूडो में भी खिलाड़ियों ने देश की झोली में पदक डाले। भारत के कुल पदकों की संख्या जो है अब 39 हो गई है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के पदक शामिल है। इस दमदार प्रदर्शन से भारत ने पदक तालिका में बड़ी छलांग लगाई है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एनबीए ने चावल अनुसंधान और राज्यों को जारी किए गए 8.22 करोड़। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने भारतीय चावल की किस्मों से विकसित संकर बीजों के व्यवसायीकरण से प्राप्त 8.22 करोड़ 3 अनुसंधान संसाधनों और 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों को जारी कर दिया। इस राशि में 2.47 करोड़ अनुसंधान साधनों और 5.75 करोड़ धान उत्पादन राज्यों को दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 73.26 लाख मिले हैं। यह धनराशि जैव विविधता संरक्षण, देसी बीजों के संरक्षण, अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण और किसानों के सहयोग पर खर्च किए जाएंगे। एनबीए ने इसे भारत में लाभ साझाकरण की दिशा में एक बड़ी पहल बताया है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की। तो ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला, बोले शांति समझौते की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को फिलहाल टालने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ शांति समझौते की रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत सफल रहती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोला जाएगा और क्षेत्र में तनाव कम होगा। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया कि उसकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। ईरान की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के ट्रंप के दावे पर ईरान ने जवाब दिया है, कहा आईआरजीसी की मंजूरी जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी टकराव और तनाव के बीच तेहरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की बात कही थी। ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे तब तक समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। जहाज केवल उसी रास्ते से गुजर सकेंगे जिन्हें आईआरजीसी यानी कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मंजूरी मिलेगी। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका नए हमले रोकने और युद्ध खत्म करने वाले समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। अगली बड़ी खबर मोहाली से आ रही है, जहां खर्ड लुधियाना हाईवे पर 3 वाहन आपस में भिड़ गए और कई घायल हो गए। मोहाली के खर्ड लुधियाना हाईवे पर गांव खानपुर के पास रविवार को पंजाब रोडवेज की बस आईएमजी हेक्टर व अन्य कार की भीषण टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोडवेज बस सड़क के किनारे की चारदीवारी तोड़कर खाली प्लाट में जा रुकी। हादसे में हेक्टर कार चालक की दोनों टांगे टूट गई हैं, जबकि बस में सवार कई यात्री भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर अमेज़न से आ रही है। अमेज़न फ्रीडम सेल 2026 लगने वाली है। 7 अगस्त से धमाकेदार सेल लगेगी। मोबाइल से एसी तक 80% तक की छूट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, एसी या फिर कोई भी अन्य इलेक्ट्रिकल सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अमेज़न इंडिया की फ्रीडम सेल 2026 आपके लिए शानदार मौका हो सकती है। यह सेल जो है वो 7 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो है आपको 80% तक की छूट पर मिल सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक कार्ड से भुगतान करने पर चुनिंदा ग्राहकों को 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट कैशबैक का ऑफर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं वीवो की। तो 6 साल के बाद वीवो एस सीरीज की वापसी होने वाली है। 6 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा वीवो S2। वीवो अपनी लोकप्रिय एस सीरीज को 6 साल के बाद भारत में फिर से लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने नए स्मार्टफोन वीवो S2 का टीजर जो है वो जारी कर दिया। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा ये फोन में 3D कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले, डुअल रियल कैमरा सेटअप और एआई कैमरा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। वीवो इस सीरीज के जरिए खासतौर पर जेन जी व मिलियनियर्स यूजर्स को टारगेट कर रहा है, जिसमें प्रीमियम डिजाइन और बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया है। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां 2 साल बाद सार्वजनिक होंगी शेख हसीना। भारत से बताएंगी भविष्य की रणनीति और बांग्लादेश लौटने का प्लान बना रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से हटने के करीब 2 साल के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने वाली हैं। वे 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगी। माना जा रहा है कि इस दौरान वे अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश वापसी को लेकर अपनी बात रख सकती हैं। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से लेकर सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रही हैं। कार्यक्रम में बांग्लादेश की कई राजनीतिक हस्तियां और उनके बेटे संजीव वाजिब जोई भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। उज्जैन में बड़ा
रेल हादसा टल गया। पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर गिरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइन, आग लगने से मची भगदड़। उज्जैन के मेहदीपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन गिरने से आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित रहे। दमकल और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हादसे के कारण कुछ ट्रेनों का संचालन थोड़ी देर के लिए प्रभावित जरूर हुआ। अब बात करते हैं सीएम सम्राट चौधरी की। बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों की जमीन होगी कब्जा मुक्त। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य में 31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को नए राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। जरूरतमंदों की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। इसके अलावा 25 लाख गरीब परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट लगाने, 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को समान पत्र भेजने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि विकसित भारत का फॉर्मूला कहा सिर्फ कानून से नहीं रुकेगा नशा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के नशा मुक्त युवा पीढ़ी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाने से नशा पर रोक संभव नहीं है। इसके लिए जनता की भागीदारी और व्यापक जन जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, अनुशासित और नशा मुक्त युवा ही 2047 तक जो है विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लुधियाना को दिए 2 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस। बोले शिक्षा में पंजाब नंबर 1 है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना के किदवई नगर और मिलरगंज में 2 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर जो है 16 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक कक्षाएं, लैब, ऑडिटोरियम और बेहतर सुविधाओं से सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान पर आगे बढ़कर देश के पहले नंबर पर पहुंच गया। सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी को मिली धमकी। केस दर्ज कर लिया गया। झारखंड पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। रांची जिले के नगरी थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल एक आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।